हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मोहम्मद शाह फैसल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ही चैनल यंगस्टर कॉम्पिटिटिव मास्टर में। तो दोस्तों, आज मैं पर्यावरण का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। हम पहले पर्यावरण के बारे में और एनसीएफ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अभी हम मृदा पढ़ रहे हैं। मृदा में मैं आप लोगों को ये पीछे पढ़ा चुका हूँ। मृदा के कण, मानक वगैरह ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम लोग ये उसके मृदा की नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ेंगे। ठीक है। हम पीछे जो भी चीज़ पढ़ चुके हैं उसको आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर पर्यावरण के उसमें आप लोग जाके वीडियो को, मेरी पहली और दूसरी वीडियो देख सकते हैं। ये मेरी तीसरी वीडियो है। और नहीं तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर देख लेंगे। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं मृदा परिच्छेदिका। ठीक है। मृदा के ऊपरी परत से लेकर मूल चट्टान तक के सभी परतों के समूह को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। समझे। मृदा की जो ऊपरी परत होती है उसकी जो मूल चट्टान तक की सभी जो परतें, जितनी भी ऊपरी परत होती हैं, उसे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। पर्यावरण की भाषा में परत को सन स्तर भी कहते हैं। ठीक है। जो इसका जो स्तर होता है इसको संस्तर भी कहते हैं। तो संस्तर के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। मृदा की विभिन्न परतों को संस्तर कहते हैं जो गुण में भिन्न हो सकते हैं। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा। ये ह्यूमस, जो ये ह्यूमस होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है। मृदा में, मृदा के बारे में ह्यूमस के बारे में जान लीजिए। गाढ़े भूरे अथवा काले रंग का जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जिसके का कारण वनस्पतियों एवं जीवों के अपघटन से होता है। ठीक है। जिसका निर्माण वनस्पतियों एवं जीवों के अपघटन से होता है। यह जल को अवशोषित करके पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है। अब सन स्तर के तीन, चार, मतलब कुछ इसके रूप, चट्टानों के रूप में, मीन्स इसको कई उसमें संस्तर को कई पार्ट में बांट दिया गया है। उसको हम देख लेते हैं। संस्तर का, संस्तर का तो मृदा की ये सबसे ऊपरी भाग के, मतलब ये जो संस्तर का मतलब कह लीजिए जो परतें होती हैं उसको भी चार भागों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि मृदा का ये सबसे ऊपरी भाग है जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए ज़रूरी है जैविक पदार्थ। क्या क्या ज़रूरी है ये देख लीजिए। जैविक पदार्थ, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व एवं जल पाया जाता है। ह्यूमस का निर्माण मृदा की इसी परत में होता है। सनस्तर खा, इसको इंग्लिश में हम हेरिजन भी कहते हैं। यह हेरिजन ए तथा हेरिजन सी का के बीच का हेरिजन है। मिंद संस्तर को हम हेरिजन कहते हैं। ये ए और बी, मतलब गा जिसको कहते हैं, सॉरी सी, पी, ए हो गया का वाला, बी हो गया खा, संस्तर सी एंड डी। ठीक है। तो ये बीच का होता है। इसमें जैव पदार्थ एवं खनिज पदार्थ मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। संस्तर ग या होर्न हेरिजन सी, इस संस्तर की रचना सौ से या फिर ढीली सामग्री से होती है। ठीक है। मृदा प्रतन, यह परत मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। ठीक है। ओरिजिन ए और ओरिजिन बी का निर्माण होता है। संस्तर घ
देख लेते हैं। इसमें जनक चट्टानें पाई जाती हैं। इसका ये इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। बैक्टीरिया एवं मृदा को जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन को प्राप्त करके रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिनका उपयोग पौधों के द्वारा किया जाता है। इस क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। स्थिर मतलब स्थिर होता है, मतलब रुका हुआ होता है, उस कहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, राइजोबियम क्या चीज़ है, इसे क्या कहते हैं। तो बैक्टीरिया होता है जो पौधों की जड़ ग्रंथियों में रहता है तथा नए पौधों के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, हाँ, और ये क्वेश्चन आपके टेट में पूछा जा चुका है, ICAR। ठीक है, ICAR क्या है, इसका फुल फॉर्म आप लोग समझ लीजिए। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक, आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है, हाइग्रोमीटर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवल कैप्सूल है आप लोगों के लिए नोट्स, बाकी चीज़ें नहीं है। मैं आपको केवल इसीलिए नोट्स बना के क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि ICAR क्या है, या आप ये पूछेगा, या तो पूछता है ICAR ने मिट्टी के कितने प्रकार बताए या मृदा के कितने प्रकार हो बताए। मृदा को हम मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ICAR ने मृदा के 8 प्रकार बनाए। ठीक है, पहला जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी जो हमारे इधर पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी कह लीजिए या मृदा कह लीजिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मृदा और मिट्टी एक ही है। चौथा होगा लैटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा या शुष्क मिट्टी। ठीक है, छठवां नंबर लवणीय मृदा, सातवां है परिमेय मृदा। ठीक है, और आठवां है वन मृदा। तो ने आठ 8 प्रकार की मृदा बताई जो निम्नवत है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो अब हम इनके देख लेते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, या दोमट मिट्टी कैसे कहते हैं, या उत्तरी मैदानों और नदियों घाटियों में भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट है, ये आपको कहीं भी नोट्स में नहीं मिलेगी, इतनी मेरी गारंटी है। ये चीज़ें आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट मिल सकता है, लेकिन जिस तरह मैंने पॉइंट टू पॉइंट बनाया हुआ है, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के क्षेत्रफल का लगभग 40%, लगभग 15 लाख वर्ग के लिए किलोमीटर में है ये क्षेत्र। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। इस मृदा का निर्माण हिमालय के प्रमुख नदियों गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। ठीक है, कृष्णा महानदी, गोदावरी, कावेरी के डेल्टा इसी मिट्टी से बनते हैं। ठीक, आगे पढ़ते जाइए। नर्मदा, ताप्ती महानदियाँ, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा की घाटियाँ इस मिट्टी के लिए जानी जाती हैं। मीन्स आप समझिए, ये नदियाँ जो हैं काली मिट्टी के लिए, सॉरी दोमट मिट्टी के लिए जानी ही जाती हैं। ठीक, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये भी है, इसकी उर्वरता बहुत अधिक होती है, फसलों के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी है। इसमें पोटास, फास्फेरिक अम्ल, चूना तथा जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। पहली चीज़ आप लोगों को पढ़ने का एक ऐसा शेड्यूल बनाइए जिससे कि मतलब स्टूडेंट वही सक्सेस होता है जो क्वेश्चन में, मीन्स इन पॉइंट्स में क्वेश्चन ढूंढे कि क्या बन सकता है। ठीक है, तो वो ही सक्सेस है आज के टाइम में। अब देख लीजिए, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है इसमें। ठीक है, प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं।
जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। रेतों की मात्रा अधिक होने के कारण जल धारण क्षमता बहुत कम। ठीक है, तो ये दोमट मिट्टी का एक फॉर्मूला बना रखा है, वो देख लीजिए। दोमट मिट्टी बालू के कण और चिकने कण और प्लस गाद 20% होता है। ये 40%, सॉरी, ये 10%, और इसको 10% कर लीजिए, ये 10% है। ठीक है, ये 40%, ये 20%। ठीक, अब फसलें क्या क्या होती हैं इस पे, इस दोमट मिट्टी में क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, वो देख लीजिए। चावल हो सकता है, गेहूँ, गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, फल, सब्जियाँ। जलोढ़ मिट्टी के भी 2 प्रकार होते हैं। बांगर, ये पहले कम उपयोगी होती हैं। खादर ज़्यादा उपयोगी। ये जो खादर वाली मिट्टी होती है ये बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, मिट्टी में कणों की संरचना होती है। गोलाश्म, वजरी, पंख, चिका, रेत, गाद। ठीक है, ये आपके कण हो गए, मिट्टी में के कण हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं, जल्दी आइए। काली मिट्टी की देख लेते हैं, इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट, कोल्ड लावा, बेसाल्ट लावा से बनती है। इसका काला रंग टेनीफेरस की वजह से होता है। इसे मैग्नेटाइट भी कहते हैं। ठीक है, कुछ माना ह्यूमस की भी होती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए उपयोगी, या कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। लोहा, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि इसमें पाए जाते हैं, इस मिट्टी में। ठीक है, इसके जो क्षेत्र किस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी भाग और दक्षिणी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे अब देख लेते हैं लाल मिट्टी। आज हम लाल मिट्टी देख लेते हैं। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी, इसके तत्व किन तत्वों में पाया जाता है, या लोहा में पाया जाता है। ठीक है, निर्माण इसका कहाँ से होता है, कैसे हुआ, मतलब किन चीज़ों से मिलकर होता है। खेदार एवं कालांतरित चट्टानों के विघटन से होता है। ठीक है, रीजन ऑफ रेड कलर, इसका जो क्या रीज़न है वो देख लीजिए। ये लाल होने का, लव मीन्स लोहा एंड ऑक्साइड दोनों से मिलकर मिला होता है, इसलिए ये लाल हो जाती हैं। ठीक है, नोट पॉइंट देख लीजिए आप। पीला रंग जब यह मिट्टी पानी में मिल जाती है, फसल में देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या क्या फसलें हो सकती हैं इस मिट्टी में, लाल रंग की मिट्टी में। कपास, गेहूँ, तंबाकू, ज्वार, दाल, अलसी, आलू, मोटे दाने आदि की फसलें इस क्षेत्र में हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, ज़्यादातर यूपी, राजस्थान। ठीक है, ज़्यादातर झारखंड में है और कम न्यूनतम में राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद लैटराइट मिट्टी देख लेते हैं। लैटराइट मिट्टी लैटिन भाषा के लेटर से बनी है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ईंट बनाने के लिए इसी मिट्टी का प्रयोग होता है। ठीक है, निर्माण इसका कहाँ होता है, कैसे होता है ये देख लीजिए। मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, खनिज आयरन, सिलिका, लैटराइट मिट्टी कहीं लाल कहीं सफ़ेद पाई जाती है। सफ़ेद होने के कारण इसको
ओलिन के कारण केओलिन होता है। इसकी उर्वरता बहुत कम होती है। क्षेत्र देख लीजिए इसका, प्रदीपों नहीं सॉरी द्वीपों के पठार के ऊंचे क्षेत्रों में, जैसे केरल है, तमिलनाडु का, कर्नाटका की लाल लैटराइट काजू उत्पादन के लिए बहुत तमिलनाडु की लाल मिट्टी जो होती है, लैटराइट में मिट्टी जो होती है वो काजू के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी होती है। इसकी उर्वरता में सुधार करके चाय और कॉफ़ी का भी उत्पादन करते हैं। जो मरुस्थलीय मिट्टियाँ हैं उसको देख लेते हैं। शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा घुलनशील, लवण एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इस मृदा में नाइट्रोजन कार्बनिक तत्व की मात्रा कम होती है। यह मिट्टी तिलहन के उत्पादन के अधिक उपयुक्त है। यदि जल की व्यवस्था हो जाए तो इन मिट्टियों की में फसलें उगाई जा सकती हैं। अगर इसमें जल की व्यवस्था हो जाए तो इन मिट्टियों में फसलें भी उगाई जा सकती हैं। इनमें ज्वार, बाजरा, रागी पृथ्वी की पहली फसल। रागी जो है, ये देखिए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा। इसमें पृथ्वी की पहली फसल है ये रागी, ठीक है। ये मिट्टियाँ सबसे कम उपजाऊ होती हैं। अब पर्वतीय जो क्षेत्र में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं इस मिट्टियों के बारे में, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। इस क्षेत्र में झूम की खेती होती है, ठीक है। झूम की खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में गरम मसालों की खेती सबसे ज़्यादा होती है। लवणी एवं क्षारीय मृदा, लवणी मृदा को क्षारीय मृदा कहते हैं। इसके अन्य रेट मिट्टी, ऊपर मिट्टी, कलर मिट्टी होती है। क्षारीय मृदा ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं जहां पर जल विकास की सुविधा नहीं होती। इनमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें यह मिट्टी क्षारीय यह मिट्टी क्षारीय यह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। इस मिट्टी का निर्माण समुद्र तटीय मैदानों में अधिक होता है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान एवं केरल के तटवर्ती में ये मिट्टी पाई जाती है। क्षारीय मृदा में नारियल की खेती अच्छी होती है, ठीक है। इसीलिए समझ लीजिए पर्वत जो मिट्टी मैंने आपको ये बताई, लवड़ी या क्षारीय मृदा जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये हुआ, ठीक। अब आगे देख लेते हैं पीट या जैविक मिट्टी। ये उनके उप मिट्टियाँ हैं ये, ठीक है। जैविक मिट्टी को दलदली मिट्टी माना जाता है, जिसका क्षेत्र का केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। इनमें फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन लवण की मात्रा अधिक होती है। दलदली भी फसलें उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम धान ले लेते हैं, ठीक है। मिट्टी में जल का बहुत बड़ा महत्व है। यह 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, जो पहला होता है आर्द्रता अवशेषी जल, दूसरा अंतःशोषित जल, तीसरा कोशिका, चौथा गुरुत्वीय जल, ठीक है। आगे हम इसकी माप भी बताएंगे। फिलहाल आर्द्रता अवशेषी जल देख लेते हैं। यह मिट्टी के कणों में आकर्षण के द्वारा मिलता है। मिट्टी से इसे अलग करना बहुत कठिन होता है, ठीक है। अंतःशोषित जल, यह जल मिट्टी में स्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होता रहता है, ठीक है, अवशोषित होता रहता है। अब कोशिका जल देख लेते हैं। कोशिका जल ही मिट्टी से पौधों को प्राप्त होती है।
ठीक है। कोशिका जल, ये आपका इम्पॉर्टेंट, अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वर्ड है। कोशिका जल के बारे में देख लीजिए, मिट्टी से पौधों को प्राप्त होती हैं। ये अक्सर क्वेश्चन में आता है कि कोशिका जल क्या होते हैं। गुरुत्वीय जल क्या है? गुरुत्वीय जल वह जल है जो नालियों में भर जाने के बाद जमा हो जाता है, फिर बहाव में धीरे से द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, पहले जल नालियों में जम जाता है, फिर उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। अब मिट्टी के कणों की माप कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रोकस नामक वैज्ञानिक ने मिट्टी के कणों की माप की थी। ठीक है, इसको चार तरह से उसने डिनोट किए, बताया था। पहली मोटी बालू, ठीक है, मोटी बालू जो 2 mm से 2 mm से कम और 0.2 mm तक। ठीक है, महीन बालू 0.2 mm से 0.02 mm तक। ठीक है, स्लीट बालू 0.02 mm से 0.002 mm तक। चिकनी मिट्टी 0.002 mm से कम की व्यास की होती है। अब हम ये भी अब देख लेते हैं ये जलमंडल। ठीक है, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी पर 71% भाग, मीन्स 70% या 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ये जलमंडल जो है, हमारी जो पृथ्वी है, ये इसमें 70% अभी फ़िलहाल पानी है। जल या नदियाँ जिसे कहते समुद्र, ये सब मिलाकर इस भाग है पूरे पृथ्वी पर, या इसको 3/4 भाग हम जल से ही कह सकते हैं। ठीक है, ढका हुआ है। जल के भारत के पास पूरे विश्व का 4% है। मतलब जो जल मंडल है हमारे यहाँ, जो इंडिया का जो जल की नदियाँ वो सब मिला के नदियाँ हैं, तालाब, जो भी जल से घिरा हुआ है, वो पूरे भारत का 4% मतलब सॉरी पूरे विश्व का 4% है। ठीक है, 4% है। ठीक है, संपूर्ण जल का 2.5 प्रतिशत जल ताज़ा अर्थात पीने योग्य है। यदि 2.5% को 100% मान लें तो इसका 75% जल या ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जो जल पीने योग्य है। बचा हुआ शेष जल 22.5 प्रतिशत भूमिगत जल के रूप में नदियों और तालाबों, झीलों में एकत्रित है। ठीक है, नदी पर उपस्थित संपूर्ण जल का 96.5% लवणी जल है। लवणी जल मतलब आप सागरी जल जिसको बोलते हैं, सागर वाला जल जो है, जो सागरी क्षेत्र है, वो 96.5% है पृथ्वी पर। ठीक है, संसार की सर्वाधिक लवणता वाली झील का नाम वान झील है। ये तुर्की है, तुर्क में है ये झील, जिसका नाम वान झील है। ठीक है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। ये आपके सीटेड या टेट में आने की संभावना इसकी है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं जो सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से, सिंचित मतलब जो तराई वाले क्षेत्र हैं, जिसको जो मीन्स नदियों के आसपास के क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। ठीक, सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छतों पर वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है। ठीक है, मेघालय भारत का, ये भारत में है। ठीक है, अगर विश्व की सबसे अधिक वर्षा मानसीराम चिरापुंजी में होती है। तमिलनाडु में छत वर्षा
जल संग्रहण वाली ही होनी चाहिए, ऐसा नियम है। तमिलनाडु में छत वर्ष जो छत होनी है वो पानी इकट्ठा करने के लिए इस हिसाब से बनी होनी चाहिए, इसका नियम वहाँ पे है। अब भी क्वेश्चन लेते हैं। विश्व जल दिवस, ये सब विविध के क्वेश्चन मैं आपको लोग को ढूंढ कर लाया हूँ, तो इसको प्लीज़ लाइक करें, ओके, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नमामि गंगे परियोजना 19 दिसंबर 2017 को लागू की गई, ठीक है। गुरुत्वीय जल क्या होता है? वर्षा के बाद यह हिस्सा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण काफ़ी गहराई भूमि जल तक पहुंच जाता है, गुरुत्वीय जल कहलाता है, ठीक है। इनका प्रयोग जैव पेड़ पौधों में नहीं पाए जाते हैं। कोशिका जल क्या है? अब मैं आपको क्वेश्चन वाइज करवा दे रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन, ठीक है। मिट्टी के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में जो संचित जल होते हैं उसे कोशिका जल कहते हैं, जिसका प्रयोग पेड़ पौधों को अपनी जड़ों द्वारा करते हैं, ठीक है। आर्द्रता जल मिट्टी के कणों के चारों ओर पतली वाष्पीय परत के रूप में संचित जल आर्द्रता जल कहलाता है। इस जल का प्रयोग पेड़ पौधों में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। संपूर्ण जल की मात्रा को होलार्ड कहते हैं। पौधों द्वारा अवशोषित जल की मात्रा क्रिसार्ड कहते हैं। शेष बची हुई जल की मात्रा को इचार्ड कहते हैं। यदि लवणी जल 3/4 और अलवणी जल 1/4 है, ठीक है। आज हमारा ये मृदा का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम कल से ये जैव मंडल पढ़ेंगे, ठीक है। स्थल मंडल जल मंडल पढ़ चुके हैं, स्थल मंडल हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे, ओके। तो वीडियो को लाइक करें, लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो ये जानकारी को मिल सके उनको, और आप लोग रेगुलर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो भी आपको समझ में ना आ रहा हो या तो कोई नई चीज़ें आप पढ़ना चाहते हो उसको आप कमेंट में बताएं, और मैं उसको लेकर आऊँगा, ओके। देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।